Students, welcome back in NRPS English online classes. Yesterday we taught about lesson number first, the best Christmas present in the world. Okay, हमने lesson first पढ़ा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे क्रिसमस के त्यौहार का सबसे उत्तम उपहार। ठीक है, हमारी कहानी जो थी उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या चल रहा था। यहाँ पे एक जो ऑथर था वो एक कबाड़ की दुकान में जाता है और वहाँ पे उसको एक रोल टॉप डेस्क, ठीक है, एक डेस्क दिखती है, एक टेबल होती है जो ऊपर से घुमावदार होती है, रोल टॉप डेस्क। वो उसको देखता है, उसको काफ़ी पसंद आती है। फिर बाद में वहाँ पे उससे उसकी कीमत पूछता है तो वो काफ़ी काफ़ी होती हैं वो जो रोल टॉप डेस्क होती हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो एक डेस्क देखता है जो थोड़ी सी जिसकी हालत ख़राब होती है, जिसकी जो पाँव हैं, जो टांगे हैं उसकी डेस्क की, वो टूटी फूटी हैं या मेंटेड है, सुधार की हुई हैं। तो वो सोचता है ये ज़रूर मेरे को सस्ती कीमत में मिल जाएगी। तो वो फिर कबाड़ वाले से उसकी कीमत करता है, तो वो बहुत ही कम कीमत पे उसको अवेलेबल हो जाती है और वो उसको अपने घर पे ले जाता है और वो सोचता है इसको रेस्टोर कर लूँगा मैं, फिर से इसको सही करके मुरम्मत करके ठीक कर दूँगा। उस टेबल में एक तरफ से पूरी वो जली हुई थी, जलने के निशान थे उसके ऊपर। फिर जब वो उसको रिस्टोर कर रहा होता है तो उसके उसके अंदर जो दराज होती है उनको खोलता है वो। तो दराज जो है 2-3 तो इजीली खुल जाती हैं, लेकिन एक दराज जो है बहुत ही टाइटली स्टक होती है, अंदर बहुत ज़्यादा अटकी हुई होती है। तो उसको खोलने के लिए वो अपनी फिस्ट का यूज़ करता है, मुट्ठी का यूज़ करता है, उसके मारता है और वो फिर खुलती है। तो उसके अंदर एक गुप्त दराज, सीक्रेट ड्रॉवर एक और होती है। जब उसको खोल के देखता है तो उसमें एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स होता है, लोहे का एक डब्बा होता है और उस डब्बे के अंदर उसको एक एनवलप मिलता है और उस एनवलप के अंदर एक खत लिखा होता है। उस खत को वो जब वो पढ़ता है तो उसको पता चलता है वो काफ़ी पुराना 1914 का लिखा हुआ खत होता है और उस खत के वो कोशिश करता है कि मैं नहीं पढ़ूं, कि अच्छी बात नहीं होती किसी और का खत पढ़ना, लेकिन वो अपनी इन इच्छाओं को रोक नहीं पाता है और वो उस खत को पढ़ना स्टार्ट करता है। तो वो खत जो है इस प्रकार से होता है, वो कोई जिम नाम का एक फौजी होता है जो कि ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर होता है। वो खत अपनी पत्नी कोनी को लिखता है और कोनी को जब लिखता है तो वो बताता है कि किस प्रकार से उसकी भावनाएं जो उद्वेलित हो रही थी, उन भावनाओं को उस खत के अंदर वो वर्णन करता है। वो किस प्रकार से करता है कि जर्मन और ब्रिटिश दोनों सेनाओं की युद्ध की तैयारी हो रही होती है, दोनों बॉर्डर पे हैं, लड़ाई चल रही है और उन्होंने खाइयां खोद रखी हैं। उन खाइयों के अंदर जैसे आपने देखा होगा बंकर वगैरह खोदते हैं फौजी, उसके अंदर छिपे रहते हैं। तो उन्होंने दोनों तरफ जो है, इधर जर्मन सोल्जर्स हैं, इस तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उन्होंने खाइयां खोद रखी हैं और उनके अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन युद्ध के बीच में क्रिसमस का त्योहार पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको पता होता है 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। तो वो क्रिसमस का त्योहार आता है बीच में, तो क्रिसमस की सुबह होती है और अचानक देखते हैं जर्मन जो सेना का ऑफिसर होता है वो उधर से शांति का प्रस्ताव देता है कि आज हम जो है क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, साथ में मिलके जो है पार्टी करते हैं। और इस प्रकार का प्रस्ताव होता है। पहले तो जो जिम होता है, जो कि ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर होता है, उसको विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कोई ट्रिक है, कोई चाल है इनकी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनका व्यवहार देखता है तो उसको लगता है नहीं, वास्तव में ये हमारे साथ आज शांति से रहना चाहते हैं जो जर्मन सैनिक हैं। फिर बाद में वो एंजॉय करते हैं और लास्ट में फिर उनके बीच में एक फुटबॉल मैच होता है। फुटबॉल मैच के अंदर फिर लास्ट के अंदर जो है ब्रिटिश सेना जो है वो हार जाती है जर्मन से। लेकिन फिर भी जो जर्मन सेना का जो ऑफिसर होता है, जिसका नाम हैंस वॉल्फ है, वो कहता है कि नहीं, बोलिए फेयर मैच नहीं था, मतलब ईमानदारी से नहीं खेला गया। वो कहता है कि आपका गोल जो है वो कहीं ज्यादा वाइड था, यानी चौड़ा था, और हमारा सकड़ा था, इसलिए हमने आसानी से आपको गोल कर दिया था, इसलिए हम जीत गए। यानी वो अपनी उदारता दिखाता है, यानी एक तरीके से वो शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। फिर दोनों ऑफिसर्स बैठ के वार्तालाप करते हैं। साथ में सेनेप्स जो एक प्रकार का पेय पदार्थ था जर्मन सेना का, वो सॉसेज वगैरह ये सब शेयर करते हैं, खाते पीते हैं। और लास्ट में फिर बाद में उन दोनों की वार्तालाप होती है तो वो कहते हैं क्यों ना ये युद्ध के बजाय हम खेल के द्वारा और हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालें। यानी युद्ध में तो फिर भी लोग मरते हैं भाई, कोई भी समस्या होती है उसके कारण युद्ध होता है, विचार भेद होते हैं, उसके कारण लड़ाई होती है फिर और युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध के अंदर सेनाओं में दोनों तरफ से सैनिक मरते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि अगर हम ये जैसे आज फुटबॉल का मैच हुआ है, इसी प्रकार से मैच के द्वारा ही अगर इन समस्याओं का निराकरण करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें न तो कोई बच्चा जो है अनाथ होगा, न कोई बीवी जो है विधवा होगी और न ही किसी की मौत होगी।
तो इस प्रकार से जो जिम है वो अपनी भावनाओं को खत के अंदर लिख रहा है अपनी पत्नी कोनी को। ठीक है, अब हम आगे शुरुआत करते हैं इसी लेसन की। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 ऑन द टॉप, लेट्स स्टार्ट। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, जो कि उसकी पत्नी का नाम है जिम की, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और जब क्रिसमस का समय आएगा अगली साल, दिस वॉर, ये जो युद्ध चल रहा है, विल बी नथिंग, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगले साल तक ये युद्ध खत्म हो चुका होगा जो कि जर्मन और ब्रिटिश सेना के बीच में हो रहा है। बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन इसकी दूर की, या डिस्टेंट का मतलब दूर, एंड टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, लेकिन यहाँ पे टेरिबल का मतलब भयानक नहीं है, कहने का मतलब है जो खुशनुमा जो माहौल बना था, दुश्मनों के साथ वो बैठ के आज इन्होंने क्रिसमस मनाया था, तो ये जो मेमोरी है, ये जो याददाश्त है वो बनी रहेगी। ये युद्ध तो खत्म हो जाएगा लेकिन इसकी यादें उसको हमेशा बनी रहेंगी। आई नो, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूं फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि ये सब कुछ आज हुआ था। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और कितना ज्यादा दोनों तरफ की जो आर्मीज हैं, जो सैनिक हैं, लॉन्ग फॉर पीस, वो चाहत रखते हैं शांति की। लॉन्ग का मतलब ऐसे लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग का मतलब क्या है? चाहत। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लें। लॉन्ग का मतलब वैसे लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे है चाहत, वांट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था इंग्लिश में एक वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं, तो हमेशा एक अर्थ को लेके ना चलें। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि हम दोनों फिर से साथ होंगे, और मैं इस चीज के लिए निश्चित हूं कि हम फिर वापस मिलेंगे। यानी वो कह रहा है कि युद्ध से मैं वापस आऊंगा घर पे और हम दोनों फिर से मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो इस प्रकार से उसने खत लिखा था अपनी पत्नी को, और उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि युद्ध के अंदर, और जब क्रिसमस का त्योहार पड़ता है बीच में, तो किस प्रकार से दुश्मन आर्मी के साथ वो दोस्ताना व्यवहार अपनाते हैं, साथ में फुटबॉल मैच भी खेलते हैं और वार्तालाप करते हैं, और एक सोचते हैं कि काश हमारे हाथ में होता तो हम फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, वो देख लीजिए एक बार, जितना पढ़ा है उसी में से हैं। हु हैड रिटर्न द लेटर टू हुम एंड व्हेन? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा ना, मैं आंसर्स बताऊंगा। हु हैड रिटर्न द लेटर, ये लेटर किसने लिखा था? टू हुम, किसको लिखा था? एंड व्हेन, और कब लिखा था? तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसने लिखा था, किसको लिखा था, और कब लिखा था। वो तारीख बतानी है आपको, या फिर उस समय टाइम के बारे में बताना है कि किस दौरान लिखा गया था ये। वाई वॉज द लेटर रिटर्न, खत क्यों लिखा गया था? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और क्या शानदार चीज हुई थी उस वक्त जो खत में लिखी गई थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वॉट जॉब्स डिड हैंस वॉफ एंड जिम मैकफर्जन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? वॉट जॉब्स डिड, क्या काम किया करते थे, हैंस वॉफ, हैंस वॉफ एंड जिम मैकफर्जन, और जिम मैकफर्जन, आपको पता है हैंस वॉफ तो जो है जर्मन सेना का अधिकारी था, और जिम मैकफर्सन जो है ब्रिटिश अधिकारी था। वो दोनों क्या काम किया करते थे? हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो फौजी नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने काम के बारे में बताया था, आपने कहानी ढंग से सुनी हो तो, कि जब वो फौजी नहीं थे तो दोनों क्या काम किया करते थे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड हैंस वॉफ एवर बीन टू डोरसेट, क्या कभी हैंस वॉफ जो है डोरसेट गया था? अब डोरसेट जो था, यहाँ पे आया था कि डोरसेट से कौन था? जिम। ठीक है, और ये इंग्लैंड के अंदर है जगह। तो उसने पूछा है जो हैंस वॉफ जो जर्मन सेना का अधिकारी था, वो कभी डोरसेट गया था क्या? वाई डिड ही से ही न्यू इट, और उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो इस जगह के बारे में जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्जन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है जिम मैकफर्जन जो है युद्ध से वापस आया था, यानी उस युद्ध के बाद में वो जीवित बचा था या नहीं बचा था? क्या ये आप बता सकते हैं, क्या वो वापस आया था? हाउ डू यू नो दिस, और अगर वो आप कहते हो कि वो आया था या फिर नहीं आया था, जो भी आपका आंसर है, तो उसका आपको यही बताना है कि आपको कैसे पता कि वो आया था या फिर नहीं आया था, या खत्म ही हो गया था युद्ध में, तो उसका रीजन भी आपको यहाँ पे देना है। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ इसकी जो हार्ड मीनिंग्स हैं वो बता देता हूं। फर्स्ट वर्ड है बर्न्ड आउट, फर्स्ट वर्ड है बर्न्ड आउट।
बर्न का मतलब जलना होता है, लेकिन यहाँ बर्न आउट जब पूरा फ्रेजल वर्ब बन गया है ये, तो फ्रेज का इसका जो पूरा अर्थ बनेगा उसका मतलब है डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा, नष्ट हो जाना अग्नि के द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो बर्न आउट का और देख लीजिए, साथ साथ में याद करते चलिए। बर्न का मतलब जलना होता है, बर्न आउट यानी सब कुछ जल के खाक हो जाना, नष्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है बोर्डेड अप। बोर्डेड अप, और बोर्डेड अप का मतलब है कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, यानी लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उससे किसी चीज को ढक देना। बोर्डेड अप, लकड़ी के बोर्ड से कवर कर देना। ठीक है, बोर्डेड अप। नेक्स्ट वर्ड है आपका मडल हेडेड। मडल हेडेड, मडल का मतलब होता है घिचपिच होना, हेडेड का, हेड का मतलब पता है आपको सर, तो मडल हेड का मतलब सर में घिचपिच यानी कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, इसको हम एक वर्ड में ले सकते हैं कंफ्यूज, उलझन में, कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है इसका लिट अप। लिट अप, लिट अप का मतलब होता है जगमगाना, लेकिन यहाँ पे जो कहानी में लिट अप जो वर्ड यूज हुआ है वो चेहरे की खुशी के बारे में है, यानी जब चेहरा जगमगा उठता है खुशी के मारे। ठीक है ना, तो एक्साइटमेंट कह सकते हैं हम। एक्साइटमेंट में होता है ऐसा, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपके चेहरे पे एक चमक आ जाती है, एक्साइटमेंट ऑन द फेस। नेक्स्ट वर्ड है सफ्यूज्ड विथ। सफ्यूज्ड विथ, सफ्यूज्ड विथ का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, चेहरे पे बहुत अधिक खुशी को दर्शाना। ठीक है ना, तो बीइंग वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये चेहरे के ऊपर जो है बहुत ज्यादा खुशी दर्शाना जो है उसको हम बोलेंगे सफ्यूज। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे कहानी के। ठीक है, ये मीनिंग्स आपको साथ साथ में याद करती चलनी है, और मीनिंग्स भी आपको कॉपी में होमवर्क के साथ यानी क्वेश्चन आंसर के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी लिखनी भी है और साथ में याद भी करनी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग का मतलब है चाहना, किसी चीज की चाहत। ठीक है, बर्न आउट, जल के सब कुछ नष्ट हो जाना। देन वर्ड है बोर्डेड अप। बोर्डेड अप का मतलब होता है लकड़ी के जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनसे ढक देना। वैसे बोर्ड का मतलब होता है गाड़ी में चढ़ना उतरना, सॉरी चढ़ने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोर्डेड अप का मतलब क्या है, लकड़ी के बोर्ड वगैरह उनसे ढक देना। मडल्ड हेडेड, मडल्ड हेड का मतलब कंफ्यूज, उलझन में, यानी कंफ्यूज है क्या करना है क्या नहीं करना, तो मडल्ड अप। नेक्स्ट वर्ड है लिट अप, जगमगाना, और यहाँ पे लिट अप वर्ड जो है चेहरे की चमक के लिए आया है। जब आप अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब उसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे लिट अप, यानी चेहरे पे जो आपके चमक दिखाई देगी। नेक्स्ट वर्ड है सफ्यूज्ड विथ। सफ्यूज्ड विथ का मतलब भी जो है वो अत्यधिक खुशी के लिए है, जब आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी फैल रही हो। ठीक है ना, चेहरा दर्शाने के लग रहा हो बहुत ज्यादा खुशी को, तो उसको हम बोलेंगे सफ्यूज्ड विथ। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. अब जो लेखक है, जो वहां से रोल टॉप डेस्क लेके आया था, उसने पूरे खत को पढ़ लिया है, और अब जो है उस खत को जो है वापस फोल्डेड यानी समेट रहा है, द लेटर अगेन फिर से, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली। स्लिप का मतलब फिसलना होता है, लेकिन यहाँ पे वापस रख देना, तो स्लिप्ड इट यानी सरका, देखो एनवलप, स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप। अब लिफाफा है, जैसे ये लिफाफा है, इसके अंदर आप कागज डालेंगे कोई भी, तो कागज जब डाल रहे हैं तो सरका रहे हैं ना, यानी स्लिप हो रहा है उसके अंदर, इसलिए स्लिप्ड यानी डालने से है यहाँ पे अर्थ। ठीक है, तो आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने फिर से खत को मोड़ा या समेटा, एंड स्लिप्ड इट, और उसको रखा, केयरफुली बैक वापस सावधानी से, इनटू इट्स एनवलप, इसके लिफाफे के अंदर। तो यहाँ पे एनवलप आपको पता होगा लिफाफे को बोलते हैं। ठीक है,
स्लिप का मतलब फिसलना होता है, लेकिन यहाँ पे स्लिप का मतलब है रखना, ठीक है ना, उसके अंदर सरका के वापस डाल दिया गया जो खत था। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, अब लेखक बोल रहा है आई कैप्ट अवेक, मैं जागता रहा, अवेक का मतलब जागते रहना, ऑल नाइट पूरी रात, बाय मॉर्निंग और सुबह, आई न्यू मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू कि मेरे को क्या करना था, ठीक है। बाय मॉर्निंग आई न्यू, सुबह मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू कि मेरे को क्या करना था, नहीं सुबह उठा लेखक और उसको पता है कि अब आज उसको करना क्या है, उसके पहले से उसने मन बना लिया था कि उसको करना क्या है अब। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, आई ड्रोव, ड्राइव की फॉर्म है ड्रॉ, ठीक है ना, ड्राइव यानी गाड़ी चलाना, ठीक है। तो मैं गाड़ी ड्रॉ से हमें ये अभी यहाँ पे गाड़ी का कोई वर्ड नहीं आया कि कार से गया किसी, लेकिन ड्राइव का मतलब समझ गए कि कार वगैरह है, ठीक है ना। राइड वगैरह होती है तो बाइक घोड़ा ये सब भी हो सकता है राइड, ठीक है ना। किसी राइड और ड्राइव में यही फर्क होता है, किसी चीज के अंदर बैठ के हम चलाएंगे तो वो ड्राइव है, किसी चीज के ऊपर बैठ के चलाएंगे तो वो राइड है, ठीक है ना। तो आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, तो मैं जो है ड्राइव करके गया ब्रिडपोर्ट, और ब्रिडपोर्ट आपको पता है जगह का नाम है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो उसके वहां से उसके घर से जो है कुछ मील की दूरी पर थी, ठीक है। कहां गया, ब्रिडपोर्ट गया है वो ड्राइव करके। आई आस्क्ड अ बॉय, मैंने लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो घुमाने के लग रहा था अपने कुत्ते को, ठीक है ना, वहां पे कोई लड़का घूम रहा होगा जहां पे ब्रिडपोर्ट पे गया, तो वॉकिंग हिज डॉग अपने कुत्ते को घुमाने के लग रहा था, एक लड़का उससे पूछता है वेयर कॉपर बीचीज वॉज, कि कॉपर बीचीज जो जगह है ये कहां पर है, क्योंकि ब्रिडपोर्ट एक जैसे जयपुर है, अब जयपुर के अंदर बोले संगानेर, ठीक है ना, इसी प्रकार से ब्रिडपोर्ट के अंदर, और फिर बोला कॉपर बीचीज जो है जगह कहां पर है, एक कुत्ता घुमा रहा था लड़का, उससे वो पूछता है एड्रेस। हाउस नंबर 12, और कॉपर बीचीज के अंदर मकान नंबर क्या है, 12, ठीक है ना, हाउस नंबर 12। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, अब जब वो वहां पे पहुंचा, उस लड़के ने उसको एड्रेस बता दिया होगा, तो हाउस नंबर 12, अब वो वहां पे कॉपर बीचीज में जब हाउस नंबर 12 पे गया, टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट का मतलब साबित हुआ या सामने दिखाई दिया, टू बी नथिंग कि कुछ भी नहीं था, बट अ बर्न्ड आउट शेल, लेकिन एक जली हुई, बर्न्ड आउट का मतलब जलकर नष्ट हुई शेल, शेल का मतलब कोशिका भी होता है, और शेल का मतलब कोई छोटी सी कुटिया वगैरह उसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, हट वगैरह जैसे होती है। एक छोटा सा घर था, एक सेल थी, और वो जो है वो भी कैसी थी, जल के नष्ट हुई हुई थी। जब वहां पहुंचा तो देखा जो एड्रेस था वहां पे जो मकान था वो शेल थी, छोटा सा घर था वो जल के नष्ट हो चुका था। द रूफ गैपिंग, और जो छत थी उस घर की जला हुआ था पूरा, ठीक है, जल के पूरा ऐसे काला हो रहा होगा, और उसकी जो छत थी उसमें गैपिंग थी, यानी उसमें आर पार दिख रहा था, काफी गैप था, ऐसे जल के हो गया था। द विंडोज बोर्डेड अप, और जो खिड़कियां थी उस घर की, ठीक है ना, जो खिड़कियां होती है मकान में हमारे, बोर्डेड अप, बोर्डेड का मतलब होता है लकड़ी के बोर्डों से ढकी हुई, तो खिड़कियों को जो है लकड़ी के बोर्ड से, वैसे खिड़की नहीं है उसके अंदर, ऐसे ही लकड़ी के बोर्डों से उन खिड़कियों को ढका हुआ है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अब वहां पे तो उसको कोई मिला नहीं, जो एड्रेस था उस खत के अंदर वहां पे गया था कि भाई खत जिसका उसको मैं लौटा दूं, लेकिन जब वहां पे वो 12 कॉपर बीच एड्रेस पे पहुंचा तो देखा कि वो मकान तो जला हुआ है, ठीक है, और वहां पे जो छत है उसमें भी गैपिंग हो रही है, यानी काफी उसमें आर पार दिखाई देने के लग रहा है। तो वो वहां से चल के और बगल वाले घर पे, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, घर को खटखटाना, ठक ठक, ठीक है। तो आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, और मैंने नेक्स्ट डोर का मतलब बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया, एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ एनीवन न्यू, क्या आप में से कोई जानता था, द वेयर अबाउट्स, के बारे में, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है के बारे में, जानकारी, ठीक है ना, ऑफ मिसिज मैकफर्जन, कि मिसिज मैकफर्जन, और मिसिज मैकफर्जन कौन है, कोनी, जो लेटर में नाम आ रहा था ना कोनी, ठीक है ना, तो जिम मैकफर्जन की पत्नी थी, तो उसके लिए ये नाम आ रहा है मिसिज मैकफर्जन, क्योंकि जिम की पत्नी थी वो, ठीक है ना। वैसे नाम क्या, ध्यान रखना, उसकी पत्नी का नाम क्या था, कॉनी, ठीक है ना, और सर नेम उसके हस्बैंड का है मैकफर्जन, इसलिए उसको बोला जा रहा है मिसिज मैकफर्जन, ओके। तो वो इस प्रकार से दूसरे बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाता है और वहां पे पूछता है कि आप में से कोई जानता है मैकफर्जन के बारे में, वेयर अबाउट्स का मतलब कि वो कहां है, इसके बारे में क्या आप में से कोई जानता है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, अब उस घर में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है जिसने स्लीपर्स यानी चप्पलें, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पलें, जो चप्पल पहनते हैं आप, तो चप्पलें पहन के निकलता है और वो बोलता है, बोले हाँ
जानते हैं ना। ही न्यू हर वेल, और वो व्यक्ति जो था, बूढ़ा व्यक्ति, वो उस महिला को, कौन सी महिला को, कॉनी को, जो जिम की वाइफ थी, मिसिज मैकफर्जन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, उसको वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया उस लेखक को, जो ये कहानी बताने के लग रहा है, अ लवली ओल्ड लेडी, कि वो बहुत ही प्यारी एक बूढ़ी औरत है, ठीक है ना। ये जो इस मकान में रहती थी मैकफर्जन, मिसिज मैकफर्जन, वो बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत थी, है, सॉरी। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया, अ बिट मडल्ड हेडेड, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, अ बिट मडल्ड हेडेड, थोड़ी सी कंफ्यूज, बट एट आर एज, लेकिन उस औरत की जो उम्र है, किसकी, कॉनी की जो उम्र है, उसकी उम्र में सी वॉज एंटाइल्ड टू बी, उसको ये एंटाइटल्ड यानी ये उपाधि, ये उपमा दी जा सकती है। वॉजेंट सी, ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए उसको, मतलब बूढ़ी हो गई है काफी, ठीक है ना। और बुढ़ापे में आप देखते हो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज रहता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो बोल रहा है वैसे तो बहुत लवली लेडी है, ठीक है ना। बूढ़ा व्यक्ति बता रहा है जो स्लीपर्स में आया निकल के घर में से, बोले वैसे तो बहुत प्यारी लेडी है, लेकिन थोड़ी सी मडल्ड हेडेड है, ठीक है ना। मडल हेडेड का मतलब कंफ्यूज्ड, थोड़ी उलझन में रहती है, लेकिन बोले इस उम्र में, जिस उम्र की वो औरत है, उसमें ऐसा होना ये भी लाजमी है, ऐसा भी होता है, डजंट शी, कैसा नहीं होता, ऐसे बोल रहा है वो। 101 ईयर ओल्ड, अब देखिए उसकी एज बताई गई है कोने की, वो कितने साल की हो चुकी है, 101 साल की, ठीक है, कितने साल की, 101 साल की। अब वो जब देखो, अब खत लिखा गया था, जब जिम गया था, ठीक है ना, तो उस वक्त वो जवानी का खत था, उस वक्त 1914 में, अब बूढ़ी हो चुकी है वो, ठीक है ना। तो 101 साल की हो गई, 100 साल भी पार कर चुकी है, तो याददाश्त वगैरह तो कमजोर होनी थी, इसलिए वो जो दूसरा बूढ़ा व्यक्ति वो कह रहा है कि वो कंफ्यूज, थोड़ी सी मडल हेडेड है, क्योंकि कंफ्यूज रहती है, याद नहीं रहता कुछ। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, शी हैड बीन इन द हाउस, वो घर के अंदर थी, व्हेन इट कॉट फायर, जब इस घर के अंदर आग लगी। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, उस औरत का जो घर है कॉनी का, ठीक है ना, जिसमें वो ऑथर पहले जाके आ चुका, वहां पे देखा तो जला हुआ था पूरा घर, तो बोले जब आग लगी थी इस घर के अंदर, तब वो इस घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू, कोई भी वास्तव में नहीं जानता था, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी थी। अब हिंदी करेंगे तो हाउ द फायर स्टार्टेड, कि आग कैसे शुरू हुई थी, ठीक है ना, लेकिन हिंदी में मत जाओ, अर्थ हम हिंदी में बोलते आग कैसे लगी थी, ठीक है ना। तो आग कैसे लगी थी ये किसी को नहीं पता था, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, बट लेकिन इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये अनुमान है कि ऐसा हुआ है कैंडल से, किससे, मोमबत्तियों से। भाई मोमबत्ती कोई जल रही होगी उसमें, तो उस मोमबत्ती के कारण आग लगी थी, ऐसा एक अनुमान है, कहा जा सकता है कुड हैव बीन, ठीक है ना। ऐसा माना जा सकता है कि उस घर में, वैसे तो नहीं पता किससे लगी, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है कि उसके अंदर आग जो है कैंडल से, कैंडल बोलते हैं मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती से लगी है, ठीक है। अगर कोई वर्ड नहीं आए तो उसको अंडरलाइन करें, उसमें साथ में लिखते भी जाएं। सी यूज्ड कैंडल्स, अब वो बता रहा है बूढ़ा व्यक्ति कॉनी के बारे में, मिसिज मैकफर्जन के बारे में। सी यूज्ड कैंडल्स, वो प्रयोग किया करती थी मोमबत्तियों का, रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बजाय, यानी बल्ब वगैरह जलाने के बजाय वो मोमबत्तियों की रोशनी पसंद करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा ये सोचा करती थी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली जो है वो अत्यधिक खर्चीली है, महंगी है, यानी लाइट जलाएंगे तो महंगी पड़ेगी और मोमबत्तियां सस्ती पड़ेंगी, ऐसा उसका मानना था, ठीक है ना, उस महिला का। तो वो जो है लाइट जलाने के बजाय और क्या जलाती थी, मोमबत्तियां जलाती थी। इसलिए पड़ोसियों ने अनुमान लगाया किसी दिन उस मोमबत्ती से ही इस घर में आग लग गई, और जब आग लग दी तो मैकफर्जन इस घर के अंदर ही थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायरमैन था, फायर ब्रिगेड में आते हैं ना जो लोग, जो आग में बुझाते हैं, आग में जो कोई व्यक्ति होता है उसको बचाते हैं, तो फायरमैन, ठीक है ना, अग्नि से बचाने वाला व्यक्ति। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट, और फायरमैन ने उसको बाहर निकाला, जस्ट इन टाइम, बस एकदम समय पर। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अब जो है वो नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे को ये बताया कि अब वो जो है नर्सिंग होम के अंदर है। कौन, मैकफर्जन, मिसिज मैकफर्जन, जिसका नाम क्या है, कॉनी,
ठीक है ना। तो कॉनी मैकफर्जन भी आप बोल सकते हो उसको। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका पड़ोसी, उसने सारी कहानी बता दी ऑथर को कि भाई इस तरीके से उसके घर में आग लग गई थी और उसको बल्ब जलाने से ज्यादा पसंद था मोमबत्तियां जलाना, कि उसका मानना था कि मोमबत्तियां जो है वो कम खर्चीली होती हैं, बिजली ज्यादा खर्चीली होती है, मतलब उसमें खर्च ज्यादा आता है बिजली का, तो इसलिए वो मोमबत्तियां जलाना पसंद है। तो पड़ोसियों का ये मानता किसी दिन मोमबत्ती के कारण ही कहीं आग लग गई थी, लेकिन फिर भी उस वक्त घर में भी थी वो जब आग लगी थी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड आई उसमें से जो फायरमैन था उसने उसको बाहर सुरक्षित निकाल लिया था। और अब वो जो है कहाँ पर, नर्सिंग होम यानी हॉस्पिटल, ठीक है ना, यहाँ पे नर्सिंग होम से मतलब है हॉस्पिटल में है वो। बर्लिंगटन हाउस, अब हॉस्पिटल का नाम देखिए क्या नाम है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड, और ये कहां पर है, डोरचेस्टर रोड पर, जगह का नाम है, रोड का नाम है डोरचेस्टर, यहाँ पे हमारे MI रोड है, ठीक है ना, नाम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोडों के नाम होते हैं, तो उस प्रकार डोरचेस्टर रोड के ऊपर, और बर्लिंगटन हाउस नाम ध्यान रखना आप, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे बार बार, ठीक है ना। तो बर्लिंगटन हाउस जो है, जो नर्सिंग होम का नाम है, जो कि डोरचेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और कहां पर है, कस्बे के दूसरी तरफ, अदर साइड, ठीक है ना, कस्बे के दूसरी तरफ जो डोरचेस्टर रोड है उस पर बर्लिंगटन हाउस नाम का जो नर्सिंग होम है वो है वहां पर, और उसी के अंदर मिसेज कॉनी मैकफर्जन या मिसेज मैकफर्जन हम जिसको बोल सकते हैं, जिनकी जो पत्नी है वो उसी नर्सिंग होम के अंदर एडमिट है। आ रहा है समझ में सबको। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट क्यों गया लेखक, अभी हमने कहानी में पढ़ा है क्यों गया है वो, ठीक है ना, लास्ट में खत पढ़ने के बाद में फिर वो सोचता है, फिर वो जाता है, और किस लिए गया ये भी आपको पता है, तो आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा पढ़ना है, दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्जन नाउ, अब जो है मैकफर्जन कितने साल की थी, यानी जब कहानी लिखी जा रही थी तो कितने साल की थी, बताया गया, उम्र का जिक्र किया गया है, इजीली आप इस आंसर को ढूंढ लोगे, ठीक है ना, हालांकि मैं बताऊंगा, डोंट यू वरी, ठीक है, रेस्ट अश्योर, सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, डोंट यू वरी, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से भी प्रयास कीजिए, आप खुद भी एक दो बार आंसर ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो साथ में याद भी होते जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर, वेयर वॉज शी, और अब वो कहां पर थी, लास्ट के लाइनों में भी बताया गया है कि वो कहां पर थी, तो इसके आंसर जब बताऊंगा उस वक्त आपको बताऊंगा कहां पर थी, वैसे आपको पता चल गया होगा ये। आगे देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, अब जो लेखक है उसको बताया गया कि वो नर्सिंग होम में एडमिट है, उसकी पत्नी जो है, तो आई फाउंड मैंने पाया, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, अब जो उस नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस, उस नर्सिंग होम को इजीली इनफ, काफी आसानी से, और उसने उसको खोज लिया, ठीक है ना, बड़े आसानी से मिल गया उसको वो एड्रेस उस नर्सिंग होम का। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब देख क्या बोल रहा है, देयर वर पेपर चेन्स, वहां पे पेपर चेन्स लटकी हुई थी, पेपर चेन्स आप देखते हो ना, रंग बिरंगे कागज आते हैं, वो लट्टे से हम कोई भी बर्थडे पार्टी वगैरह होती है उसके अंदर वो लगा देते हैं, ठीक है ना, कलरफुल जो पेपर की रिंग्स आती हैं ये सब, उसको पेपर चेन्स बोल रहा है यहाँ पे। तो देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, नर्सिंग होम में जब वो प्रवेश करता है तो उसके हॉलवे, हॉल का जो रास्ता है उसमें सारे वो पेपर चेन्स लगी हैं, वो रंग बिरंगे जो कागज जो हम बर्थडे पार्टी वगैरह में यूज करते हैं वो सारे नर्सिंग होम के अंदर लगे हुए थे। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक बिजली से जगमगाता हुआ क्रिसमस का पेड़, स्टूड इन द कॉर्नर, एक कोने में खड़ा हुआ था, विथ अ लॉब साइडेड एंजल ऑन द टॉप, और लॉब साइडेड एंजल ऑन द टॉप, एंजल का मतलब जैसे फरिश्ता होता है, तो वहां पे सफेद सी एक रोशनी, ठीक है ना, उस पर चमक रही है पेड़ के ऊपर, ऑन द टॉप उस पेड़ के, और वो दिखाई दे रही है उस क्रिसमस पेड़ के ऊपर जैसे कि कोई फरिश्ता हो। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I said, अब वो वहां पे नर्सिंग होम में जाके कहता है, I was a friend, मैं दोस्त था, come to visit, और यहाँ पे मिलने आया था, विजिट का मतलब ऐसे यात्रा होता है, लेकिन इसका पूरा अर्थ निकालेंगे, come to visit, यहाँ मिलने आया था मिसेज मैकफर्जन, ठीक है, मिसेज मैकफर्जन से, जो कि जिम मैकफर्जन की बीवी थी, और इसका नाम क्या था, कॉनी, ठीक है ना, तो मिसेज मैकफर्जन से वो मिलने आया था, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया था, उसने ऐसे हॉस्पिटल वहां पे नर्सिंग स्टाफ था उसको बताया।
आई कुड सी, और मैं देख सकता था, थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम जो वहां पे बना हुआ है उसमें से वो देख सकता था, वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट, वहां पे हर किसी ने पेपर से, कागज से बनी हुई हैट, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह वो कागज की टोपी वगैरह नहीं होती, इस तरह की हैट पहन रखी थी, एंड सिंगिंग, और सब गाने के लग रहे थे। यानी हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम है वो, उसके अंदर भी क्रिसमस त्योहार मनाया जा रहा था, सब गाने वगैरह गा रहे थे, और बर्थडे पे जो पेपर कैप वगैरह लगाई जाती है, सबने कैप लगा रखी थी वहां के स्टाफ ने। द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मेट्रन, मेट्रन का मतलब होता है जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसका जो हेड होता है उसको मेट्रन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे नर्स वगैरह होते हैं, उनका जो हेड होता है जो उनको सबको कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, मेट्रन। तो द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, वहां का जो मेट्रन था, जो नर्सिंग स्टाफ का जो हेड था, उसने भी वो हैट लगा रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी, और प्रतीत हो रहा था खुश, इनफ टू सी मी, मेरे को देखकर, यानी मेरे को वहां पे देख के, और वो नर्सिंग स्टाफ का जो मेट्रन था, जो हेड था उनका, वो काफी खुश हुआ। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्सी पाई, और उसने मेरे को ऑफर किया, प्रस्ताव दिया, या मेरे को खाने के लिए दिया, मिन्सी पाई, ये एक प्रकार की जो है ब्रिटिश लोगों की एक मिठाई या एक व्यंजन बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मांसाहार होता है ये, तो मिन्सी पाई, वैसे पाई अगर अकेला देखा जाए तो पाई कचौरी को भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिन्सी पाई ये एक ब्रिटिश जो है एक डिश है, तो वो खाने के लिए उसको दिया गया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और जो वो हेड थी उनके नर्सिंग स्टाफ की, शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर जो था, जो गलियारा था, उसमें उसके साथ चल के गई। मिसिज मैकफर्जन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसिज मैकफर्जन जो थी, इज नॉट इन विद द अदर्स, वो अन्य लोगों के साथ वहां पर नहीं थी। यानी आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में काफी मरीजों को एक साथ रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो और मरीजों के साथ नहीं थी वहां पर। शी टोल्ड मी, और ये बात उसको किसने बताई, उस मेट्रन ने, यानी जो नर्सिंग स्टाफ की हेड थी, उसने बताया कि अन्य मरीजों के साथ उसको नहीं रखा गया है। शी इज रेदर कंफ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। शी इज रेदर कंफ्यूज टूडे, आज जो है वो कुछ उलझन में थी, कौन, कॉनी मैकफर्जन जो है उसके लिए बता रही है, वो नर्सिंग स्टाफ की जो हेड है, कि आज वो कुछ कंफ्यूज थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट, कि बढ़िया रहेगा, इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि इसको अच्छा आराम मिले, यानी उसको आराम करने के लिए अलग से एक रूम में रखा गया था। आज रेस्ट में थोड़ी कंफ्यूज सी दिखाई दे रही थी, परेशान दिखाई दे रही थी, इसलिए उसको अलग से कमरे में रेस्ट करने के लिए छोड़ा हुआ था। शी हैज नो फैमिली यू नो, और जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि उसका कोई परिवार तो है नहीं, ठीक है। नो वन विजिट्स, और उसकी कोई यहाँ पे विजिट यानी मिलने भी नहीं आता है हॉस्पिटल के, बोले इतने साल हो गए, उसकी उम्र जैसे बताई गई 101 साल हो चुकी है, ठीक है, तो बोले यहाँ नर्सिंग होम में कोई उससे मिलने भी नहीं आता है, ठीक है, कंफ्यूज रहती है, तो बोले उसका कोई परिवार वाला भी नहीं है, तो इसलिए हमने उसको अलग रख रखा है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेज टू सी यू, सो आई एम श्योर, इसलिए वो मैट्रन बोलती है कि मैं सुनिश्चित हूं, शी विल बी ओनली टू प्लेज, कि वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी, टू सी यू, आपको, ठीक है, यानी वो जो ऑथर गया है वहां पे उससे मिलने, तो वो कह रही है कि आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी, कि बोले इतने सालों में से कोई मिलने नहीं आया, आज पहली बार कोई मिलने आया है, तो आपको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. She took me, वो मेरे को लेके गई, into a conservatory, conservatory का मतलब पारंपरिक, ठीक है ना, कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स, विकर बोलते हैं लकड़ी, ठीक है ना, एक प्रकार की लकड़ी होती है, तो लकड़ी से बनी हुई चेयर्स के पास, एंड पोटेड प्लांट्स, और पोट के अंदर वहां पे लगे हुए थे खूब सारे पौधे, ऑल अराउंड, चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, और उस जगह पे ले जाके उसने मेरे को छोड़ दिया, जो मैट्रन थी, जो नर्सिंग स्टाफ की हेड थी, वो वहां पे ले जाके उसको छोड़ दिया उसने, ठीक है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, अब जो बूढ़ी औरत थी, और बूढ़ी औरत कौन थी, मिसेज मैकफर्जन, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स, और उसके जो हाथ थे वो फोल्डेड थे, जुड़े हुए थे, और अपनी गोद में, लैप का मतलब होता है गोद, गोद में और मोड़ के हाथों को रख रखा था उसने। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उसके जो है सिल्वर वाइट हेयर, ठीक है, यानी सफेद बाल, एकदम चांदी के से, सिल्वर चांदी के से सफेद बाल दे, पिंड इनटू अ विस्पी बन, पिंड इनटू अ विस्पी बन, विस्प का मतलब होता है लटें, बालों की लटें होती है ना, तो थोड़ी सी लटें निकली हुई हैं, और बन का मतलब होता है जूड़ा, तो जूड़ा बना रखा है, पिंडा उसको पिन लगा रखी है, और उसमें कुछ लटें निकली हुई हैं, तो इस प्रकार से उसने जूड़ा बना रखा है सफेद बालों का।
शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो जो है गेजिंग का मतलब होता है घूरना, एकटक देखना, तो लगातार वो जो है गेजिंग यानी घूरने के लग रही थी आउट एट द गार्डन, बाहर की तरफ, गार्डन की तरफ, यानी कमरे में बैठी हुई अपने और खिड़की वगैरह में से गार्डन में घूरने के लग रही है वो। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो, उसको नमस्कार वगैरह करता है वो। सी टर्न्ड, वो मुड़ती है, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और ऊपर मेरी तरफ देखती है वैकेंटली, वैकेंट का मतलब होता है खाली, यानी नजरों में, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है, एकदम खालीपन है, एकदम खालीपन नजरों से जो है मेरी तरफ देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, और मैं बोलता गया, और उसने क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, अब उसका नाम कॉनी था ना, तो उसने कॉनी नाम से उसको पुकारा और उसको क्रिसमस की बधाई देता है। आई फाउंड दिस, और उसको बताता है मेरे को ये मिला। अब क्या मिला था उसको, खत मिला था उसमें ड्रॉवर के अंदर जो कोनी के नाम था, वही तो देने आया था उसको नर्सिंग होम में, तो बोला मेरे को ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है कि ये खत तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, एज आई वॉज स्पीकिंग हर, जब मैं उससे बोलने के लग रहा था, जब मैं उससे बातें करने के लग रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, उसकी नजरें जो है मेरे चेहरे पर से हट रही नहीं थी, वो लगातार उसके चेहरे की तरफ देख रही है और वो बोले जा रहा है जो लेखक है। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने खोला वो लोहे का डब्बा, एंड गेव इट टू हर, और खोल के वो डब्बा उसको दे दिया। किसको दे दिया, मिसिज मैकफर्जन को, कोनी को दे दिया उसने। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, और वो क्षण था जब उसकी आंखें जगमगा उठी। शुरू में देखा तो खालीपन था उसकी आंखों में, एकदम निराशा थी, ठीक है, लेकिन जैसे वो डब्बा खोल के उसने दिया जो उसमें ड्रॉवर में मिला था उसको, ठीक है, उसको देखते उसकी आंखें जो है लिटअप, जगमगा उठी। विथ रिकॉग्निशन, और ये दर्शा रही थी कि रिकॉग्नाइज, यानी वो पहचान गई थी, उसको डब्बे को पहचान रही थी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, और उसका चेहरा जो है खुशी से प्रफुल्लित हो गया था। सफ्यूज का मतलब होता है खुशी दर्शाना, पूरे चेहरे पे खुशी फैल जाना। विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और अचानक एक चमक आ गई थी उसके चेहरे पर हैप्पीनेस की, खुशी की, यानी वो डब्बा उसको ले जाके देता है, उससे बात कर रहा है, पहले तो उसकी आंखों में एक निराशा थी, लेकिन जब उसको उस खत के बारे में वो डब्बा जैसे ही खोल के देता है और उसमें जिसमें खत रखा हुआ है, उसको देखते ही वो बड़ी खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव आ जाता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैं उसको फिर समझाया डेस्क के बारे में कि वो खत कैसे मिला उसको। तो पहले तो उसने डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि किस प्रकार से उसको वो डेस्क मिली थी। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरे को अब सुन रही थी। जैसे उसने खत तो उसको दे दिया था हाथ में, तो अब वो जो है बोल रहा है लेखक, लेकिन उसको लगा कि मेरी बात अब नहीं सुन रही है। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टॉक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली, बड़ी टेंडरली का मतलब होता है कोमलता के साथ, तो कोमलता के साथ विथ हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के जो पोर हैं, फिंगर टिप्स का मतलब ये उंगलियों के जो आगे के जो पोर हैं, इनसे जो स्टॉक, स्टॉक का मतलब है उसको पलटने के लग रही है, देखने के लग रही है। आज के लिए इतना ही। अभी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि होमवर्क की कॉपी अलग से बनाएं, ग्रामर की कॉपी अलग से बनाएं, दोनों के होमवर्क जो है अलग अलग कॉपीज में होंगे, ठीक है। कल का होमवर्क आपने कर लिया होगा, नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन फिर आपको बताया जाएगा लास्ट में, लास्ट क्लास के अंदर। आज कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उसको भी आपको करना है, और डेली बेसिस पे करना है आपको होमवर्क, कल पे ना टालें। थैंक यू। नाउ दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन, किसने किसको खत लिखा था और कब लिखा था। Why was the letter written, क्यों लिखा गया था ये खत। What was the wonderful thing that had happened, और वो क्या शानदार चीज थी जो वहां पे घटित हुई थी, जिसका वर्णन किया गया था खत में। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers, और Hans Wolf और जिम मैकफर्जन जो थे, वो दोनों क्या काम किया करते थे जब वो दोनों फौजी नहीं थे। बाद में तो फौजी बन गए थे, फौजी नहीं थे, उससे पहले क्या काम करते थे। Had Hans Wolf ever been to Dorset, क्या Hans Wolf कभी डॉर्सेट गया था। Why did he say he knew it, और उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो डॉर्सेट के बारे में जानता था। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफर्जन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्जन जो है युद्ध से वापस लौटा था। हाउ डू यू नो दिस, और अगर लौटा था तो ये आपको कैसे पता। ठीक है, थैंक यू। यही होमवर्क है, इसको कीजिए और डेली बेसिस पे होमवर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।